स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा के बीजेपी नेता और सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही भाजपा युवा मोर्चा और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चलक और राष्ट्र प्रभारी भी शामिल होंगे। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने विशाल सभा भी होगी। भाजपा ने इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया है, लिहाजा पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। कल शाम से ही शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। मोतीबाग रोड, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग कर सीएम हाउस की ओर जाने वाली सभी सड़कों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो रायपुर में आज भाजपा युवा मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और इस प्रदर्शन की वजह से कई मार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं कुछ मार्गों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 अगस्त से होने वाले बीजेवाईएम के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आम लोगों के लिए रूट प्लान जारी किया है। धरना प्रदर्शन के दौरान कोतवाली चौक से फायर ब्रिगेड चौक, शास्त्री चौक से बंजारी चौक, फायर ब्रिगेड और महिला थाना चौक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। महिला थाना चौक से ओसीएम चौक, काली मंदिर, कबीर चौक और शास्त्री चौक से खजाना चौक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आनंद नगर चौक से एसआरपी चौक, केनाल रोड पंचशील चौक से छत्तीसगढ़ क्लब, पीडब्ल्यू चौक से सर्किट हाउस इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन मार्गों का ट्रैफिक दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया जाएगा। शास्त्री चौक से खजाना चौक जाने वाले वाहन चालक शास्त्री चौक से मरही माता चौक, खालसा स्कूल, ऑक्सीजन रोड होकर आना जाना करेंगे। इसी तरह शास्त्री चौक से एसआरपी चौक तेली बांधा जाने के लिए मरही माता चौक से खालसा स्कूल, केनाल चौक से होकर भारत माता चौक से एसआरपी चौक, तेली बांधा चौक की ओर से आवागमन कर सकते हैं। कालीबाड़ी से शास्त्री चौक रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन चालकों को केनाल लिंकिंग रोड का उपयोग करना होगा। तो आज भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस इससे परेशान हो ना हो, लेकिन जनता की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन भी रायपुर से ही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, आज भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे, लिहाजा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जनता सबसे ज्यादा परेशान होगी स्टार इस प्रदर्शन के कारण। किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है, पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें 1 लाख कार्यकर्ता इसमें बीजेपी के शामिल होंगे। रायपुर के चारों दिशाओं से ये प्रदर्शन निकलेगा, जो रैली निकलेगी बीजेपी की और जो सीएम हाउस की घेराव करेगी। एहतियातन आपको बता दूं, प्रशासन ने इस तरीके की बैरिकेडिंग सीएम हाउस के चारों तरफ की सड़कों में कर दी है। ये हम शंकर नगर मुख्य मार्ग में खड़े हैं। कुछ दूर बाद जहाँ पे कैनाल रोड हो जाती है उसके आगे फिर एक और बैरिकेडिंग की गई है, तो डबल बैरिकेडिंग की गई है। और इसी तरीके से बैरिकेडिंग सीएम हाउस की तरफ से जो भी सड़क आती है सीएम हाउस की तरफ, चाहे वो घड़ी चौक की तरफ से हो, चाहे एसआरपी चौक की तरफ से हो या फिर महिला पुलिस थाना की तरफ से हो, ओसीएम चौक की तरफ से हो, तो ये पूरी जगह पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया बैरिकेडिंग करके और उस क्षेत्र को पूरा नो मैंस लैंड के तौर पर घोषित कर दिया। मतलब ट्रैफिक वहाँ पूरी तरीके से बंद रहेगा, ट्रैफिक नहीं चलेगा। और इसी के मद्देनजर आपको बता दूं कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी आज अपनी स्कूलों में क्लासेस सस्पेंड कर दिए, मतलब एक प्रकार से छुट्टी दे दी है। क्योंकि अभी तो सुबह जैसे आप देख रहे हैं पीछे की एक रास्ता खोल के रखा गया है 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स या बस वगैरह आने जाने के लिए, लेकिन जब छुट्टी होती है उस समय बैरिकेडिंग बंद हो जाती है और ऐसे में बसों का आवागमन नहीं हो सकता था, स्कूल बसों का। तो एहतियातन स्कूल प्रबंधन ने भी आज क्लासेस सस्पेंड करते हुए मतलब छुट्टी दे दी है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जो प्रदर्शन उनका है बेरोजगारी को लेकर है, जिससे आम जनता परेशान है, ऐसे मुद्दों को भी लेकर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इस बंद से, इस
बैरिकेडिंग से, उस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्टार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रदर्शन कितने बजे से शुरू होने जा रहा है और कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, समय वैसे लगभग 11 बजे के आसपास का दिया गया है, लेकिन जैसा भी पिछले बार देखा गया था कि तमाम जो प्रदर्शन रहते हैं वो लगभग 11 बजे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 1 लाख लोग हैं और इसलिए काफी संख्या में दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोग रहेंगे और संख्या को देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या है। उस लिहाज से यदि 11 बजे शुरू भी होता है तो हर हालत में ये सेकेंड हाफ मतलब 3 या 4 बजे तक प्रदर्शन चलना चाहिए, ऐसे अनुमान है। और जिस प्रकार से बीजेपी आक्रामक रुख अपना के रखी हुई है कि वो सीएम हाउस घेरने निकलेंगे, और हालांकि बार बार कल हमने कलेक्टर से भी बात की, उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शन की अनुमति है लेकिन सीएम हाउस घेराव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है, किस हद तक वो आगे प्रदर्शन आती हुई। पिछले बार भी हमने देखा था विधानसभा घेराव के जो कार्यक्रम रखा था बीजेपी ने, उसमें कभी काफी देर तक वो प्रदर्शन चला था। तो 3 से 4 बजे तक ऐसा अनुमान है कि आज भी प्रदर्शन चलेगा और उसके बाद ही जो बैरिकेडिंग की गई है उसको खोली जाएगी। बिल्कुल समझा जा सकता है स्टार कि सुबह 11 बजे से लोगों की परेशानी शुरू होगी, भाजपा का भी प्रदर्शन शुरू होगा और 3-4 बजे तक जनता को परेशान होना ही पड़ेगा। खैर, ऐसी ही राजनीति होती है, पहले कांग्रेस करती थी, अब ये बीजेपी कर रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए स्टार। चलिए बढ़ते आगे। तो जैसा कि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया कि आज जो भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, तो किन रूटों को डाइवर्ट किया गया है, किन मार्गों को बंद कर दिया गया है, आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपने घरों से निकले, वरना आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल बढ़ते आगे, भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम के बयान को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। इस बयान के विरोध में कल शाम रायपुर के जयस्तंभ चौक में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला भी फूंका। वही पुरंदेश्वरी के बयान से राज्य की जनता का अपमान होने और उनसे अब माफी मांगने की भी मांग की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से जो क्षति हुई है उसका आकलन करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक होगी, व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त करने पर चर्चा होगी। तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों का, और बाढ़ से जो बर्बादी हुई है उसका आज आकलन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और इसी कारण कल कैबिनेट की मीटिंग भी निरस्त कर दी गई। और उसके बाद आज किस तरह से जितनी भी दिक्कतें सामने आई है, किस तरह से अब उन्हें दुरुस्त किया जाए, लोगों की जिंदगी को किस तरह दोबारा पटरी में लाया जाए, आज इसको लेकर के बड़ी बैठक होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और आज एक और बड़ी बैठक, क्या समझा जाए इस बैठक के बाद? क्या सर्वे के या फिर मुआयना करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है इस बाढ़ के कारण? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई एरियल सर्वे कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में उन्होंने वो भयावह तस्वीर देखी है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि नुकसान कितना हुआ है। आज मुख्यमंत्री ने 6 बड़े विभागों के अधिकारियों को, जो प्रमुख अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव है, एसीएस है और प्रमुख सचिव है विभागों के, उनको बुलाया है, जिसमें कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, पीएचई विभाग है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है और पशुपालन विभाग है। इन विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। नगरीय प्रशासन विभाग भी शामिल है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में भी काफी क्षति हुई है। इन विभाग के अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री ने 10 बजे बैठक में बुलाया है। इस बैठक में आकलन किया जाएगा कि आखिर कितनी क्षति कहां पर हुई है और उसके बाद एक बार फिर जो है पटरी पर जनजीवन लाने के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, पुनर्वास के लिए क्या कुछ सरकार प्रयास कर सकती है, इन सबका रोडमैप एक तैयार करने के लिए निर्देश आज मुख्यमंत्री इस बैठक में देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक के दौरान ये भी मुख्यमंत्री पता लगाएंगे कि इस अधिकारी ने अब तक इस बाढ़ और आपदा के दौरान क्या कुछ कार्य किए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया और पूरा जो अमला है जिले का, वो जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उतरा हुआ है और अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि बारिश थम गई है, मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार यदि हम देखें तो प्रदेश डेंजर जोन से लगभग बाहर आ चुका है और अब जो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर जो है बारिश और
जो मौसम है वो शिफ्ट होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम इलाके की तरफ जा रहा है, जिसके कारण सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जो नदियां हैं वो अभी भी उफान पर है, क्योंकि बांधों का पानी लगातार नदियों के जरिए छोड़ा जा रहा है और ये पानी निश्चित तौर पर एक विकराल आपदा के रूप में, बाढ़ के रूप में सामने आ रहा है। हम यदि बात करें विदिशा की, तो विदिशा की यदि पूरी बाढ़ का आकलन किया जाए तो वो भोपाल के जो केरवा डैम है, कलियासोत डैम है और कुलार डैम है, इसका जो पानी छोड़ा गया उसके कारण ये बाढ़ जैसे हालात विदिशा जिले में बने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मंदसौर में भी ठीक ऐसे हालात जो बने, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण बाढ़ है। नर्मदापुरम के हालात के पीछे भी बड़ा कारण बाढ़ है। बिल्कुल विवेक, समझा जा सकता है कि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हालात बद से बदतर है। सरकार प्रशासन दावा जरूर कर रही है कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, सुविधा उन्हें प्रदान कर रहे हैं। देखते हैं आज जब सीएम बैठक लेंगे तो किन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है और फिर क्या मुआवजे का या फिर क्षतिपूर्ति का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। बढ़ते आगे, अब आपको विकास के दावों की पोल खोल के एक तस्वीर दिखाते हैं। बैतूल में एक ग्रामीण को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी से उफनती नदी को पार कराना पड़ा। दरअसल बौड़ रैयत चिरा पाटला गांव से जिला अस्पताल जाने के लिए भाजी नदी बीच में पड़ती है। बारिश के कारण इन दिनों नदियां उफान पर है। गांव के दयाराम इवने की पत्नी सुखमनी उल्टी दस्त से बीमार हो गई, इसलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, अब इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ा भी तेज बहाव होता तो वो बह जाते, लेकिन पत्नी का इलाज कराना ज्यादा जरूरी था। जिला अस्पताल की आरएमओ डॉक्टर रानू वर्मा ने बताया कि महिला को अत्यधिक उल्टी दस्त होने के कारण उसकी किडनी पर भी विपरीत असर हुआ है। महिला का इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी सेहत में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टी दस्त ज़्यादा होने के कारण इसका किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिसको हम एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं, एक्यूट किडनी डिसीज। तो वो उसका यूरिया और क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया, तो पेशेंट की स्थिति अभी एकदम सामान्य है और उसका आगे का इलाज जारी है। हाँ, फिर सर वहाँ ले जाने की नदी है सर, दिल्ली सब कुछ में तो रविवार को लेकर या तो 3 महीने बाद सर बैलगाड़ी से नदीपुर आ गया था सर, तो बैलगाड़ी से पार की। बरसात होने के कारण पूर आ गया था, इसलिए लाने में परेशानी, तो बैलगाड़ी से बड़ी मुश्किल से लाए। तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि अगर कोई बीमार है तो सोचिए उसे अस्पताल पहुंचने के लिए बैलगाड़ी से नदी पार करके जाना पड़ता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त बैतूल से हमारे सहयोगी नंद किशोर लाइव जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, कहा जा रहा है, कहते भी ये हैं कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि सिस्टम किस तरह से बैलगाड़ी पर नजर आ रहा है। फिलहाल महिला की स्थिति कैसी है और अधिकारियों का क्या कहना है कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है? वहीं पर अगर अस्पताल होता तो शायद इतने दूर नहीं जाना पड़ता उसके लिए। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले महिला की, तो महिला के हालात अभी ठीक नजर आ रहे हैं। महिला अभी उपचाररत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक है, क्योंकि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जिंदगी बच सके। पूरे प्रयास डॉक्टर द्वारा किए जा रहे हैं। अब रही बात सिस्टम की और सरकार की, सरकार सिस्टम किस तरह से फेलियर नजर आ रहा है, ये तो तस्वीर बता रही है। क्योंकि बैतूल जिले की एक तीसरी तस्वीर है जब बाढ़ के पानी में लोगों को अपनों की जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी है। वहीं सरकार के जो नुमाइंदे अभी हाल तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन बात वही होती है कि जहां पर विकास की बात करती है तो विकास होता नहीं है, कागजों में विकास होता है, बड़ी योजना नहीं बन पाती है। हाल मजबूरी में ग्रामीणों को इसी तरह के हालात से रूबरू होकर के अपनों की जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार के बड़े जो नुमाइंदे हैं, राजनेता है, जो इनके भरोसे अपने वोट बैंक अपना बनाते हैं, वोट लेकर के बड़े पद पर जाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन गरीबों की वजह से जहां आज ये उच्च पद पर आसीन है, इनके लिए इन्हें कुछ करना चाहिए। अगर जिस दिन ऐसी सोच बन जाएगी तो मेरे ख्याल से देश का ऐसा कोई भी नागरिक है जो मेरे ख्याल से इस तरह के हालात से रूबरू होता हुआ नजर नहीं आएगा। लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। किशोर, और अभी वहां पर कैसी स्थिति है? क्योंकि कहा यही गया कि जैसे ही नदी उफान पर आती है अक्सर इस गांव का संपर्क टूट जाता है जिला मुख्यालय से। अभी वहां पर स्थिति कैसी है? देखिए, अभी तो हाल मतलब पानी थम चुका है, बाढ़ कम हो चुकी है, लेकिन फिर अगर बारिश अगर फिर होती है तो फिर वही हालात हो जाएंगे। मैंने धाक के वही 3 बात रहेंगे। बारिश अगर होती है तो लोग मुसीबत में रहेंगे, बारिश अगर नहीं रहती है तो लोगों को आवाजाही स्वतः हो जाती है। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द महिला भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नंद किशोर।
और अब बात कर लेते हैं मंदसौर की। मंदसौर से अरनिया निजामुद्दीन में विकास के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। सोमली नदी में मिलने वाला नाला भी उफान पर है। गांव से शमशान घाट जाने के लिए इस नाले को पार करना पड़ता है। गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटे तक नाले के पानी के कम होने का इंतजार किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने 4-4 फीट गहरे नाले को पार किया, शमशान घाट तक पहुंचे और फिर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि गांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर है। गांव वालों का कहना है कि कई दफा समस्या को लेकर प्रशासन को बताया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वहीं अब तहसीलदार जल्द ही नाले पर पुल बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं। उनको इलाज के लिए मंदसौर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ले जा नहीं पाए और आखिर में उनकी शाम को 6 बजे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनको रात भर इंतजार करना पड़ा। सुबह करीब 12-12:30 बजे भी कम से कम कमर तक पानी में उनको उनकी शव यात्रा इधर से ले जाके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभी भी कुछ भी अगर कोई भी मृत्यु होती है या फिर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की या ऐसा कुछ व्यवस्था या फिर ऐसी कुछ मजबूरी होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो वीडियो देखा उसको देख करके हृदय द्रवित भी हुआ है। वास्तव में बड़ी समस्या है। भविष्य में शीघ्र ही यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, इस बाबत प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। संसदीय लोक लेखा समिति के सदस्य आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 2 बजे सदस्य राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और फिर 25 अगस्त को यानी कि कल जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल, लोहंडीगुड़ा, चित्रकूट और घूमर वाटरफॉल का दौरा करेंगे। 26 अगस्त को सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक रायपुर के एक निजी होटल में बैठक होगी। इसी दिन शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का दौरा होगा और फिर 27 अगस्त को संसदीय लोक लेखा समिति की बैठक होगी। इस बैठक के बाद नया रायपुर से जंगल सफारी का भ्रमण करेंगे। अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 11:30 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बता दें कि समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी है। इस समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कुल 15 सांसदों को शामिल किया गया है। रायपुर से लगे तेंदुआ गांव की एक फैक्ट्री में कल रात आग लग गई और इस भीषण आग में लॉजिस्टिक पार्क में स्थित वासु लॉजिस्टिक के गोदाम में नेस्ले कंपनी की उत्पाद मैगी का सैकड़ों क्विंटल माल जलकर खाक हो गया है। लगभग 28,000 वर्ग फीट के गोदाम में इतनी भीषण आग लगी कि 1 घंटे में ही उसने लगभग आधे एकड़ पर रखे स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोदाम का शेड और दरवाजे पूरे तरीके से गल गए और गिरने लगे। देर रात तक फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात रही, लेकिन कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दुर्घटना के दौरान निजी उद्योगों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। बार बार सूचना देने के बाद भी कई उद्योगों ने आग बुझाने के लिए सहयोग अपने यहाँ के दमकलें मौके पर नहीं भेजी। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर से लगे तेंदुआ क्षेत्र में बड़ी आगजनी हुई है। यहाँ पर लॉजिस्टिक्स है, मतलब आपको बता दें कि बड़े बड़े गोदाम है, जहाँ पर एक मैगी का गोदाम है, उस पे जो है आग लगी है। कई घंटों से ये आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं लगातार इस पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही है और पुलिस का बल यहाँ पर लगातार तैनात है। हमारे साथ अधिकारी हैं। सर, किसका गोदाम है, थोड़ा कुछ जानकारी देंगे और क्या क्या नुकसान हुआ है? एक 7:51 में हमारे फायर स्टेशन में एक सूचना प्राप्त हुई कि तेंदुआ स्थित जो एक वासु लॉजिस्टिक नेस्ले कंपनी का एक गोदाउन है, उस पर एक भीषण आगजनी हो गई है। स्थिति को देखते हुए लगभग 4 हमारी गाड़ी लग चुकी है अभी तक और SDRF का भी बल आप देख सकते हैं पीछे। SDRF की भी बल को भी हमने सूचना दिया था, जो अभी पहुँच गए हैं। और 4 गाड़ियाँ फायर टेंडर लगी हुई हैं, जो कि बड़ी बड़ी फायर टेंडर है और लगभग 19 जवान हमारे कार्यरत हैं। आसपास के लोकल जो फायर ब्रिगेड हैं जिनकी कंपनियों में, उनको भी हमने सूचना दे दी है। फ्लाई स्टील को भी सूचना दे दी है। एक भी जनहानि नहीं हुई अभी तक जैसा पता चला है, लेकिन बहुत ज़्यादा माल का नुकसान बहुत हुआ है। प्लास्टिक जो है, मैगी का जो बड़ा बड़ा प्लास्टिक और मटेरियल है, वो ब्लास्टिंग हो रहा है। तो देखिए, एक अच्छी बात यह है कि किसी की प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आर्थिक नुकसान कंपनी को बहुत हुआ है। एक बात यह भी देखने को मिली कि जो बड़े बड़े उद्योग है, जो फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखती हैं, उसका सहयोग जो है वो प्रशासन को नहीं मिल रहा है, वरना ये आग और जल्दी काबू में पाई जा सकती थी। फिलहाल SDRF के जवान, रायपुर पुलिस के जवान इसे काबू करने में पूरे तरीके से लगे हुए हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी अनुपम केडिया ने कल शाम तेलीबांधा तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मेट्रो हाइट्स कॉलोनी निवासी अनुपम केडिया अपने ड्राइवर के साथ इवनिंग वॉक के लिए तेलीबांधा तालाब पहुंचे थे। अनुपम के काफी देर वापस नहीं आने पर ड्राइवर ने घरवालों को फोन कर जानकारी दी कि वो नहीं दिख रहे हैं। इस बीच कुछ महिलाओं ने डायल 112 में फोन कर जानकारी दी कि एक युवक को तालाब में छलांग लगाते हुए और पानी में छटपटाते हुए देखा है, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ के गोताखोरों ने तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद रात 11:30 बजे अनुपम केडिया का शव बरामद हुआ। खुदकुशी के कारणों की जांच की जा रही है। ये लगभग 7 बजे के आसपास कॉल आया था कि मरीन ड्राइव में कोई एक व्यक्ति है 35-40 साल के आसपास का, वो कूदा है। तो उसके बाद तत्काल मौके पर टीम पहुंची थी और खोजबीन चल रही थी। एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे बुलाया गया था। लगभग 11 बजे के आसपास तालाब से एक बॉडी रिकवर की गई और परिजनों से शिनाख्त की गई। परिजनों के द्वारा ये अनुपम केडिया की बॉडी के रूप में शिनाख्त की गई। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।